नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश खन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं वर्शिप एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। तो जल्दी से आ जाइए सभी प्यारे बच्चे। चलिए, तो आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स की, क्योंकि मैटर के अंदर एलिमेंट्स टॉपिक हमने छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने कहा था कि ये टॉपिक आपको अलग से कराया जाएगा। एलिमेंट तो कितने एलिमेंट है भाई? वैसे तो हमारे पास 114 एलिमेंट है, लेकिन 4 एलिमेंट्स पर विवाद है, तो कई बारी 118 भी वो आपको दे देता है। एलिमेंट्स होते क्या हैं? तो एलिमेंट की बात करूं तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ये वो छोटा पार्टिकल है जिसको और हम नहीं तोड़ सकते और विभाजित नहीं कर सकते, ये एलिमेंट होता है। अब एक और होता है एटम। एटम क्या होता है? वो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट का भी सबसे छोटा हिस्सा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ठीक है जी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ठीक, ठीक, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। उसके बाद बात करेंगे, अरे हट जाओ भाई। देखिए, ये है एल्यूमिनियम के नीचे नंबर 13, ऊपर 27। अब ये जो नीचे नंबर है ये क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसको आप एटॉमिक नंबर भी बोलते हो। और ऊपर वाला हो जाता है मास नंबर। ऊपर वाला क्या हो जाता है? मास नंबर। यहां से क्वेश्चन क्या आता है? कहता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको बताने हैं। तो ये क्या हो जाता है? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर कितना है इसका? 27। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 13। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को x मान लो। x की वैल्यू आ गई 27 माइनस 13। इसको उठा के इधर लेकर गए तो x इज इक्वल टू 14। x इज इक्वल टू 14। ठीक है जी, x इज इक्वल टू 14। ठीक, ये आ गई। अब देखते हैं एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। कहता है एन एक्स एलिमेंट whose atomic number is 11 and number of neutron is 12. Find the mass number and also the element ये क्वेश्चन आपका PYQ है, आप सर्च कर सकते हैं। भले ही सेम, मैंने कोई डिजिट्स भी चेंज नहीं करी हैं, सेम क्वेश्चन आपका PYQ है। तो देखिए, मास नंबर क्या हो जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो ये 11 प्लस 12, तो मास नंबर आ गया 23। तो एलिमेंट क्या बना? 23, 11। अब ये x क्या है? अब हमें इसमें क्या देखना है? अब हमें इसमें देखना है कि 11वें स्थान पर कौन सा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में आता है।
तो 11वें स्थान पर आता है सोडियम, आंसर हो गया सोडियम। क्या आंसर हो गया? सोडियम। क्या आंसर हो गया? सोडियम आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया? सोडियम आंसर हो गया। ठीक। उसके बाद बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो बीच में होता है न्यूक्लियस, जहां पर रहते हैं राजा और रानी यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके आसपास होते हैं कक्ष, ऑर्बिट्स। क्या होते हैं? ऑर्बिट्स। क्या होते हैं? ऑर्बिट्स। देखते हैं, ऐसे नहीं, थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं इसको, शेप्स की मदद लेंगे, की मदद लेंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। फिर इसके ऊपर जो है ये इसके अंदर नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको इरेज कर देते हैं, कोई नहीं, अंडू। ठीक। उसके बाद दूसरा आता है ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, नहीं आ रहा था वो। बीच वाला हो जाता है न्यूक्लियस, केंद्रक। इसमें कौन रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बाहर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ऑर्बिट या फिर शेल। इसमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये शेल जो है के, पहला शेल, दूसरा शेल एल, तीसरा शेल एम, चौथा शेल एन। किस शेल में, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है 2n²। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो के पहला ऑर्बिट है, तो 2 × 1², 2, यानी कि के में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये हनीमून स्वीट है, 2 ही लोग रह सकते हैं। ठीक। उसके बाद आता है आपका एल। एल में कितने रहेंगे? 2 × 2², 8। इसमें फैमिली रह सकती है। एम, एम में कितने रहेंगे? 2 × 3², 18, जॉइंट फैमिली। एन में कितने रह सकते हैं? 32। इसे जिला घोषित कर दो। ठीक है जी, आई बात समझ में? चलिए, यहाँ तक समझ में आया सभी को? यहाँ तक समझ में आया? बात करते हैं ऑक्टेट रूल की। बात करते हैं ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? देखो भाई, ऑक्टेट रूल कहता है कि किसी भी, अगर ये पहले 20 एलिमेंट्स के लिए है, अगर किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होना है तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना अनिवार्य है, तभी वो स्टेबल होगा, वरना वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तभी वो स्टेबल होगा, वरना वो स्टेबल नहीं होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, क्या कहता है ये? इफ एन एलिमेंट हैज टू बी स्टेबल, they need 8 electron in their outermost orbit. In their outermost orbit. This outermost orbit, this outermost orbit is called valence orbit. This outermost orbit is called valence orbit, and this
decide the valency of an element, and this decides the valency of an element, and this decides the valency of an element। ठीक, बात समझ में आई? जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसी को वैलेंस ऑर्बिट कहा जाएगा, और यही क्या डिसाइड करेगा? वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। क्या डिसाइड करेगा? वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक, कोई दिक्कत? यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या कहलाएगा? वैलेंस ऑर्बिट कहलाएगा। अच्छा जी, लेकिन देखो भाई, कई एलिमेंट ऐसे भी तो हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो लिखते हैं इफ एन एलिमेंट इज हैविंग 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो भाई ये क्या करेंगे? देखो सिंपल है, अगर आपको 8 लाख रुपए चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और आपके पास 1, 2 या 3 लाख रुपए ही हैं, तो बैंक भी आपको लोन नहीं देगा। ठीक है, बैंक क्योंकि रिपेइंग कैपेसिटी देखता है। ठीक है, तो बैंक भी आपको लोन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई? क्योंकि उसके आपके पास रिपेइंग कैपेसिटी नहीं है। तो ये व्यक्ति क्या करेगा? ये कहेगा कि यार क्यों ना मैं अपने इन पैसों को कहीं और इन्वेस्ट कर दूं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? दे लूज इलेक्ट्रॉन, दे लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। ठीक है, जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी उतनी वैलेंसी बन जाएगी। ठीक है, if an element is having 1, 2 or 3 electrons in their outermost orbit, then they lose electron, and the valency for 1 is +1, for 2 is +2, and for 3 is +3, and they all are metals, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। एंड दे ऑल आर मेटल्स, ये सारे क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। एंड दे ऑल आर मेटल्स, ये सारे धातु कहलाएंगे। ठीक, एंड दे ऑल आर मेटल्स। ठीक, अच्छा जी, अब अगर किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इफ एन एलिमेंट इज हैविंग 5, 6 और 7 electrons in their outermost orbit, then they gain electron। भाई ये तो जिसके पास 5 लाख रुपए वो 3 लाख लोन ले लेगा। they gain electron and the valency for 5 is, कितने ले रहा है वो? 3, तो -3 वैलेंसी हो गई। 6 के लिए -2, 7 के लिए -1, और ये क्या कहलाएंगे? एंड दे ऑल आर नॉन मेटल, ये नॉन मेटल कहलाएंगे। कैसे? एग्जाम्पल क्लोरीन, Cl17, तो K में 2 आ गए, L में 8 आ गए, M में 7 आए, तो ये एक किसी से ले लेगा। किससे ले लेगा? तो भाई बात करते हैं मेटल्स की। एग्जाम्पल में सोडियम, K में 2 आ गए, L में 8 आ गए, M में आया 1, ये इसको लूज करेगा। इसको देगा, इसको देगा, ये Na से ले लेगा, लेने वाला बुरा आदमी माइनस, देने वाला अच्छा आदमी प्लस, दोनों मिलकर NaCl बना देंगे, आपको नमक खाने को मिल जाएगा।
आपको नमक खाने को मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा जी, अब अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इफ एन एलिमेंट is having 4 electrons in their outermost orbit, भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं outermost orbit में, तो they do they do not lose और gain इलेक्ट्रॉन, ना ये देंगे ना ये लेंगे, क्या करेंगे? दे शेयर इलेक्ट्रॉन, दे शेयर इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, डिपेंड करेगी कि किसके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, +4 और -4। ठीक है जी, और जो शेयर करते हैं वो वीकेस्ट बॉन्ड बनाते हैं, दे फॉर्म वीकेस्ट बॉन्ड known as covalent bond, known as covalent bond, known as covalent bond, known as covalent bond, and they all are metalloids, and they all are and they all are metalloids। क्या कहलाएंगे? मेटालॉइड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मेटालॉइड्स। दिक्कत? उसके बाद कहता है, इफ एन एलिमेंट is having 8 electrons in their outermost orbit, then the valency then they do not have any valency, then they do not have एनी वैलेंसी, कोई वैलेंसी नहीं होगी जी। तो कई बारी नलायक या यूपीएससी 0 दे देता है, बल्कि वैलेंसी कभी भी 0 नहीं होती है, वैलेंसी कभी भी 0 नहीं होती है। और ये क्या कहलाएंगे? एंड दे ऑल आर इनर्ट गैस, सारी इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। किसने खोज की थी इनकी? एल्फ्रेड नोबेल ने, उन्हीं के नाम पे रखी गई है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, मेटालॉइड्स की और इनर्ट गैस की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट गैस। जो मैं यहां करा दूंगा वही आपका ग्रुप 17 भी हो जाएगा यहीं पर। ये ग्रुप 17 एलिमेंट है। ठीक, क्या? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक, कैसे याद रखेंगे? सिंबल हो गया HE, NE, AR, KR, XE, RN। ठीक, यानी कि हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन,
हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए तो बात करेंगे। क्वेश्चन आएगा, लाइटेस्ट गैस, सबसे हल्की गैस कौन सी है? लाइटेस्ट गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? बताइए, लाइटेस्ट गैस कौन सी है? तो लाइटेस्ट गैस की अगर हम बात करेंगे तो लाइटेस्ट गैस कौन सी हो जाती है? तो लाइटेस्ट गैस है हाइड्रोजन। क्वेश्चन आएगा, लाइटेस्ट इनर्ट गैस, लाइटेस्ट इनर्ट गैस, तो आप लगाएंगे हीलियम। हीलियम से भी हल्की हाइड्रोजन होती है जी। ठीक है, हीलियम से भी हल्की क्या होती है? हाइड्रोजन होती है। ठीक है जी, लेकिन हाइड्रोजन जो है रिएक्टिव है, इसीलिए बैलून गैस हीलियम ही है। बैलून गैस, गुब्बारे में जो गैस होती है वो हीलियम ही है। ठीक, उसके बाद कहता है बल्ब गैस कौन सी है? बल्ब गैस कौन सी है? तो बल्ब गैस हो जाती है आर्गन। आर्गन ही डलती है बल्ब में। ठीक, आर्गन, आर्गन ही डलती है बल्ब में। उसके बाद कहता है, उसके बाद कहता है गैस यूज्ड इन फोटोग्राफी। तो ये फोटोग्राफी पहले वाली फोटोग्राफी है, जो कैमरे नहीं आते थे जिनमें रील डलती थी, खिचक करके फोटो खींचती थी। ठीक है, तो गैस यूज्ड इन फोटोग्राफी, तो वो है क्रिप्टॉन। ठीक, क्रिप्टन। ठीक, अच्छा, इस फोटोग्राफी में सॉल्यूशन कौन सा यूज होता था? सॉल्यूशन जिसमें वो नेगेटिव्स धोते थे। सॉल्यूशन यूज्ड इन फोटोग्राफी, सॉल्यूशन यूज्ड इन फोटोग्राफी AgBr, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, अच्छा जी, फिर आता है गैस यूज्ड, गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, in the manufacturing of, gas used in the manufacturing of लेज़र, तो आंसर हो जाएगा क्रिप्टॉन। लेज़र की फुल फॉर्म, लेज़र की फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑफ रेडिएशन, स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसकी डेफिनेशन हो फुल फॉर्म हो जाती है। उसके बाद कहता है स्ट्रेंजर गैस कौन सी है? स्ट्रेंजर गैस कौन सी होती है जिसका बिहेवियर ना पता हो? बिहेवियर इज अननोन, जिसका बिहेवियर ना पता हो, बिहेवियर इज अननोन, तो स्ट्रेंजर गैस आपकी हो जाती है, स्ट्रेंजर गैस आपकी हो जाती है कौन सी? जेनॉन, क्योंकि हमें इसका बिहेवियर ही नहीं पता। कभी तो ये नोबल गैस की तरह रहती है, लेकिन 200 साल बाद अचानक इसमें हलचल महसूस हो जाती है, तो इसका बिहेवियर अभी तक साइंटिस्ट नहीं पता लगा पाए हैं। उसके बाद कहता है हैवीएस्ट गैस, हैवीएस्ट गैस, सबसे भारी गैस, हैवीएस्ट गैस, तो वो हो जाती है रेडॉन, सबसे भारी गैस है Rn। ठीक, फिर कहता है गैस एब्सेंट इन एयर, एयर में कौन सी गैस नहीं है?
गैस एब्सेंट इन एयर वो कौन सी है? रेडॉन, आरएन। गैस एब्सेंट इन एयर वो कौन सी है? रेडॉन, आरएन। कहाँ पर होती है? स्पेस में पाई जाती है। जब ओजोन होल डिप्लीट हो रहा था तो वहां से रेडॉन गैस आने लगी थी, तो कितना हलचल मच गया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक, गैस एब्सेंट इन एयर, रेडॉन। ठीक, फिर कहता है मैक्सिमम गैस प्रेजेंट इन एयर। मैक्सिमम गैस प्रेजेंट इन एयर, एयर में सबसे ज़्यादा कौन सी है? तो 78% नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, ठीक, 1% अदर गैसेस। इस 1% में से 0.9, एक सेकेंड, इस अदर गैसेस में से 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.97% इनर्ट गैस। ठीक, अब क्वेश्चन आ जाए कि गैस मैक्सिमम इनर्ट गैस, मैक्सिमम इनर्ट गैस प्रेजेंट इन एयर सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है इनर्ट गैस? तो 0.53% पाई जाती है आर्गन। तो नोबल गैसेस में से आर्गन सबसे ज़्यादा है और वैसे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो चलिए आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनर्ट गैस तक ही देखते हैं। अगली क्लास में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, नॉन मेटल और मेटल तीनों की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।